हेलो गाइस, हाउ आर यू। बच्चों, आप सब लोग मुझे तो जानते ही होंगे। आई एम द डायरेक्टर एंड द टीचर ऑफ नालंदा IAS अकेडमी एट ठाकुरद्वारा एंड दिस इज़ एन एनवायरनमेंट क्लास. दिस क्लास विल रिमेन in both languages, Hindi and English. So we are going on first topic, और our first topic is environment and components of environment. तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में. देखिए, पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं था, जिसका अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं था. मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जब लोग तैयारी करते थे तो ये इतना ज़्यादा अपना अस्तित्व नहीं रखता था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते थे. लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें, अगर आप इस मॉडर्न इरा की बात करें, तो इस मॉडर्न इरा में ज़्यादातर चैलेंज जो आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए आ रहे हैं. इन्वायरमेंट से जुड़े हुए इशूज़ सामने आ रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन क्षरण हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो बैच रहेगा, जो क्लासें रहेंगी, ये सभी बच्चों के लिए लाभकारी रहेंगी. मेनली जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSC या UPPCS की तैयारी कर रहे हैं. तो सबसे पहले बात हम करते हैं पर्यावरण के बारे में. फर्स्ट क्लास है, पर्यावरण को लेकर के शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनेशन के बारे में. हेलो गाइस, हम आपके लिए लेकर के आए हैं नालंदा एजुकेशन ऐप, जहां पर आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर के नालंदा एजुकेशन ऐप टाइप करना है, और उसके बाद लिखा हुआ होगा नालंदा एजुकेशन भिगुसा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है. गाइस, ऐप को इंस्टॉल करके आपको साइन अप करना है, और उसके बाद अपनी डिटेल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर और अपना एक पासवर्ड आपको बना लेना है. साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना है, और जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था और पासवर्ड डाला था, और यहाँ से आपको क्लिक करना है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट. तो आपको सेलेक्ट इंस्टीट्यूट पर जाना है, और यहाँ पर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, तब आपको कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन पर क्लिक करना है. लॉगिन करने के बाद में आपको ऐप कुछ अंदर से ऐसी दिखाई देती है, जहाँ पर आप उत्तराखंड के कोर्स कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच कर सकते हैं. और यहाँ पर फाउंडेशन बैच में भी आपको मिल जाते हैं अनेक सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और अर्थमेटिक मैथ. और जब ऐप पर क्लास करते हैं तो आपको हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर मिलते हैं. और क्लास के बाद बच्चों आपको मिलते हैं क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहाँ पर आप क्विज के रूप में उसे कर सकते हैं. और उसके बाद फाइनली आपको आपकी स्कोरिंग सीट दी जाती है. इन्वायरमेंट की यानी पर्यावरण की परिभाषा. देखिए, अगर मैं व्यावहारिक तौर पे पर्यावरण की परिभाषा दूं तो मैं ये कहूँगा, हमारे चारों ओर, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सभी चीज़ें हैं, चाहे वो भौतिक हो या वो लिविंग थिंग हो, जितनी भी हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, कहीं ना कहीं जिनसे हमारा जीवन निर्धारित होता है, वही सब चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण का भाग होती हैं. अब इसको थोड़ा सा और समझिएगा, बड़े पैमाने से समझिएगा. फॉर एग्जांपल, मिट्टी है. मिट्टी पर हमारा जीवन आधारित है, चट्टानों पर आधारित है, जल पे आधारित है, वायु पे आधारित है, और भी बहुत सारी चीज़ें. हम वनस्पतियों को खाते हैं. ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब किसके कंपोनेंट्स हैं? आपके पर्यावरण के कंपोनेंट्स हैं. एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा. क्या कहती है डेफिनेशन ये कहती है कि परिभाषा क्या कहती है, देखिएगा. परिभाषा कहती है कि all the conditions such as air, water and soil that affect life. यानी वो सभी परिस्थितियां, जैसे वायु, जल, मिट्टी, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं. और साथ ही साथ फिजिकल फैक्टर्स that influence the existence of development of a living organism. मेनली वो सभी भौतिक कारक जो लिविंग ऑर्गन्स, मतलब मैं कहूँ कि जो भी जीवित इकाइयाँ हैं, चाहे उसमें हम पेड़ पौधों की बात करें या बैक्टीरियाओं की बात करें, या हम कवक की बात करें, या हम मानव की बात करें, या हम जंतुओं की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए जो जरूरी भौतिक कारक हैं, जो भी भौतिक कारक है, भौतिक कारक में हम किस किस की बात करते हैं? वाटर की बात करते हैं, ठीक है, एयर की बात करते हैं, सोयल की बात करते हैं. ये सब किस में आते हैं? आपके भौतिक फैक्टर में आते हैं, यानी मैं इसे कह सकता हूँ फिजिकल फैक्टर. तो क्या कह रही है परिभाषा ये कह रही है, वो सभी परिस्थितियाँ, जैसे वायु, जल, मिट्टी, जो जीवन को प्रभावित करते हैं, वो सभी भौतिक कारक जो जीवित प्राणियों के जीवन और उनके सह अस्तित्व को प्रभावित करते हैं, उन सब से मिलकर के इन्वायरमेंट बनता है. ये तो एक तरीके की थोड़ी सी सैद्धांतिक भाषा हुई, लेकिन मैंने आपको प्राथमिक रूप से समझा दिया, व्यवहारिक तरीके से समझा दिया कि पर्यावरण का मतलब वो हमारे चारों ओर की, हमारी सराउंडिंग की वो सब चीज़ें जो हमारे जीवन पर इफेक्ट डालती हैं, वो इन्वायरमेंट का भाग होती हैं. अगर इसी बात को हम थोड़ा सा औपचारिक रूप से देखें, औपचारिक रूप से पढ़ें, तब हमें समझ में आएगा
कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसी इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं आपके जिन्हें कहा जाता है बायोटिक, और एक दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है अबायोटिक। 2 होते हैं। 1 मिनट। ये तो 2 होते हैं, एक होता है आपका बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। 2 प्रकार के होते हैं। अब समझिएगा, मैंने ये वाली बात तो आपसे कही कि इन्वायरमेंट का मतलब हुआ हमारे चारों ओर की वो सब चीज़ें जो जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है, हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, वो सब पर्यावरण है। बट इन चीज़ों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं जैविक, और एक होती है अजैविक। इस तरीके से अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीवित हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक, और जो आपकी नॉन लिविंग हैं उन्हें हम बोलते हैं अबायोटिक बोलते हैं हमें। तो इस तरीके से अगर पर्यावरण के कंपोनेंट्स की बात करें तो पर्यावरण के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। ठीक है, साथ साथ चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। और ये क्लास आप नालंदा एजुकेशन के ऐप पर कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको जो है वो नीचे PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब 2 चीज़ें हुई, जैविक संघटक और अजैविक संघटक। अब पहली बात है इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जैविक का मतलब है जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो जीवित हैं। अब जीवित में हम किस किस की बात करते हैं, तो आप कहेंगे कि पूरे का पूरा जो आपका क्लासिफिकेशन है, आपने जीव जंतु का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कवक आ जाते हैं, फंगई आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और आपके जंतु आ जाते हैं। तो इन वर्गों में जितनी भी चीज़ें आती हैं, यानी मैं कहूँ पेड़ पौधे ये भी आपके जीवित हैं, पशु जितने हैं वो भी आपके जीवित हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु इनको भी हम किस में रखते हैं, जीवित में रखते हैं, यानी ये सब जैविक घटक हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गए या प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ठीक है, या इसी तरीके से फंगाई हो गए, ये जितने भी हैं ये सब किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे हैं आपके अबायोटिक, यानी जो जीवित नहीं है, जो अजैविक हैं। इसमें हम किस किस चीज़ की बात कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा जल, वाटर की बात कर सकते हैं, जैसे हम इसमें बात कर सकते हैं हवा की, यानी वायु की हम लोग बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से मिनरल्स, चट्टान की हम बात कर सकते हैं, चट्टानों में सभी प्रकार के मिनरल्स होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, अबायोटिक कहते हैं। तो जो पर्यावरण हमारा बना हुआ है, पर्यावरण में जो अपने सराउंडिंग हम चीज़ें देखते हैं वो 2 ही प्रकार की होती हैं, या तो बायोटिक है या अबायोटिक है, यानी या तो जैविक है और अजैविक है। इन जैविक और अजैविक संघटकों से मिलकर के ही किसका निर्माण होता है, पर्यावरण का निर्माण होता है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार का हो सकता है कि निम्न में से कौन सा जैविक संघटक है और कौन सा अजैविक संघटक है, इस तरीके से। अब देखिए, इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो इन्वायरमेंट में जैविक संघटक को भी हम 3 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट में जैविक संघटकों की, तो इसे भी हम 3 रूपों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं, सबसे पहले एक को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, यानी ये जैविक संघटक की बात चल रही है, जैविक। तो एक को हम बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि ये तो जीवित हैं तो इनके लिए भोजन की आवश्यकता है। तो पहले नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं उत्पादक। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं कंज्यूमर, ठीक है, जो उत्पादकों को खाते हैं वो सब होते हैं आपके कंज्यूमर। और तीसरे जो आते हैं वो आते हैं आपके डीकंपोजर, यानी मैं कह सकता हूं अपघटक। तो पहले पे उत्पादक हुए, दूसरे पर होते हैं आपके उपभोक्ता, और तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं अपघटक। 3rd नंबर पर आते हैं बच्चों अपघटक आते हैं। तो जो हमने जैविक संघटकों की बात करी, उन जैविक संघटनों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। मैंने कहा सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है वो आपके हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, दूसरे पे उपभोक्ता, और तीसरे में हम बात करते हैं किसकी, अपघटक की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से हम चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। इन्वायरमेंट मतलब हमारे चारों ओर के जैविक और अजैविक संघटक जो हैं उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। जैविक संघटक में भी 3 तरीके की संरचनाएं हमें मिलती हैं। एक मिलती है हमें सबसे पहले प्रोड्यूसर, सेकेंड इज आपका कंज्यूमर, और थर्ड है आपके अपघटक।
सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में। मेनली हम बात करेंगे उत्पादक के बारे में। देखिए जो उत्पादक होते हैं उनमें हम पेड़ पौधों की बात करते हैं। उत्पादक की श्रेणी में हमने उन जीवों को रखा है, मेनली उन पादपों को रखा है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बना लेते हैं। आप पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और मेनली ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वैसा हम लोग नहीं करते। अगर हम लोग भी ऐसा किया करते, फोटोसिंथेसिस की क्रिया किया करते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया करते, तब ऐसे में हमें पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं थी। हम कुछ देर के लिए धूप में खड़े हो जाते और हमें भोजन प्राप्त हो जाता, यानी हमारी जो त्वचा थी वो भोजन बना लेती। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो त्वचा है उसमें वो क्षमता नहीं है जो कि पत्तियों में होती है। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। तो हम जो आते हैं, हम कंज्यूमर में आते हैं। ऐसे ही जितने भी जीव हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहे हैं, शेर हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके कंज्यूमर में आते हैं, उपभोक्ताओं में आते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो उत्पादक में आते हैं पेड़ पौधे। दूसरे आते हैं आपके उपभोक्ता। मैंने कहा ये एक तरीके से कंज्यूमर हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन नहीं बना सकते। अब जो कंज्यूमर हैं, देखिए ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्सरी होते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। अब प्राथमिक कौन से हो रहे हैं इसको समझिएगा। ऐसे जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, यानी जो डायरेक्ट किसका सेवन कर रहे हैं, आपका पेड़ पौधों का, हरी पत्तियों का सेवन कर रहे हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, आपका प्राइमरी कंज्यूमर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं जैसे ग्रास होपर होते हैं, यानी टिड्डे होते हैं। टिड्डे क्या करते हैं, आपका पत्तियों को खाते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो सर्वाइव करते हैं। यानी हम इंसान को भी रख सकते हैं, मनुष्य को भी, जो पूर्णतः शाकाहारी है, उसे भी हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, वो डायरेक्ट इनको नहीं खाते हैं, वो इनको खाते हैं, वो इस तरीके से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि मेंढक हो गया, जैसे फ्रॉग हो गया। मेंढक क्या करता है, आपका ये टिड्डों को या उन पंछियों को या उन छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, उन कीटों को खाता है जो कि आपकी हरी पत्तियों को खाते हैं, तब ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और थर्ड कंज्यूमर में आपके वो आ जाते हैं जो मेनली आपका इनको भी खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नैक हो गया, जैसे सांप हो गया, तो ये क्या कर लेते हैं, इनका भक्षण भी कर लेते हैं। और एक होते हैं आपको जिनको हम कहते हैं एक तरीके से सर्वोच्च उपभोक्ता, या इन्हें क्या कहा जाता है, फाइनल कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे कि बाज क्या कर लेता है, सांप का भी भक्षण कर लेता है। अब इसी में अब अगर मानव की बात करें कि इसमें मानव कहाँ पर आएगा, तो देखिए मानव हमें हर स्टेज में दिखाई देता है। ठीक है, मानव हमें, अगर हम ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो देखिए मानव इसको भी खा लेता है, मानव इसको भी खा लेता है। आपने देखा होगा नागालैंड वगैरह के पूर्वोत्तर के लोग जो हैं वो इनको खा लेते हैं। चाइनीज़ आप देखिए, इनका सूप बना बना करके पीते हैं, टिड्डे वगैरह जितने इस प्रकार के कीट होते हैं, और मानव इसको भी खा लेता है, इस कैटेगरी के चीज़ों को भी खा लेता है। सांप को भी खा लेता है, नागालैंड के लोगों का आपने नाम सुना होगा, सांप को भी खा लेता है। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि कुछ मानव तो ऐसे हैं जो इसका सेवन भी कर लेते हैं, यानी फाइनल कंज्यूमर जो है वो उनका सेवन भी कर लेते हैं। तो इसके चलते मानव को जो रखा गया है वो सर्वाहारी में रखा गया है। इसकी कंज्यूमर में कोई एक तरीके से पूरा क्लासिफाइड नहीं किया गया है मानव को, बल्कि मानव को क्या किया गया है, सभी श्रेणियों में रख दिया गया कि वो तो सर्वाहारी है, वो हर एक का सेवन जो है वो आपका कर सकता है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं अपघटक। आप सोचिए, चाहे प्रोड्यूसर हो या चाहे आपका, बच्चों एक मिनट रुक जाइएगा, चाहे प्रोड्यूसर हो या चाहे वो आपका कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, जिसने भी जन्म लिया है उन्हें एक ना एक दिन मरना है। ठीक है, समाप्त होना है। तो मरने के बाद होता क्या है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो भी आपके कंज्यूमर हैं, वो उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी मरने के बाद उनकी बॉडी को धीरे 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 तोड़ते चले जाते हैं और फिर मिट्टी में मिला देते हैं। इनमें हम मेनली बात करते हैं किसकी, बैक्टीरियाओं की, जीवाणु की, और हम बात करते हैं कवक की। जीवाणु और कवक जो ये सूक्ष्म जीव हैं, ये आपका डिकम्पोजर का काम करते हैं, मेनली अपघटक का काम करते हैं। और ये पूरे का पूरा एक साइकिल है, और इस साइकिल को क्या कहा जाता है, आपका खाद्य या फूड चेन कहते हैं, या इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक होते हैं और एक आपके अबायोटिक होते हैं। बायोटिक में हमने बात करी 3 की, एक प्रोड्यूसर होते हैं एंड सेकंड कंज्यूमर होते हैं। एक बच्चों एक मिनट, छोटा वो बैठा हुआ था, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है बेटे, जो
एक्चुअली क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरा जो भतीजा है वो आकर के बैठ जाता है और सुनता रहता है, पहले से ही पढ़ने की और समझने की कोशिश करता है अभी से ही, ठीक है। खैर, यहाँ पर आपको समझिएगा मैंने क्या कहा, इन्वायरमेंट में दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं, जैविक हैं और अजैविक हैं। और जैविक में भी हमने 3 टाइप बताए, एक प्रोड्यूसर होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं और थर्ड टाइप के होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। ये आपको मुझे लगता है कुछ हद तक समझ में आपको जो है वो आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे चीज़ों को समझते हैं। ये आपने जैविक संघटकों को पढ़ा है, यहीं पर मैं आपसे बता दूं अजैविक संघटक को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अजैविक को भी, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग? जैसे वायु। अब वायु एक अजैविक संघटक है, मेनली वायु जहां पर है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल। दूसरा हम कह सकते हैं जल, जहां पर जल है उसे हम कहते हैं जलमंडल। और तीसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं जो मृदा है, मिट्टी है, चट्टान है, यानी स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल। तो कुल मिलाकर के अजैविक संघटक को हम 3 मंडलों में डिवाइड कर सकते हैं, एक वायुमंडल में कर सकते हैं, एक आपका जलमंडल में कर सकते हैं और एक आपका स्थल मंडल में कर सकते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये लिथोस्फेयर हो गया और एक आपका हाइड्रोस्फेयर हो गया। तो ये 3 मंडल होते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो इन तीनों मंडलों के ऊपर ही हुई, यानी जहां पर ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं। जैसे ये वायुमंडल है, ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए ये जलमंडल है और इसी प्रकार से ये आपका स्थल मंडल है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर ये तीनों आपस में मिलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल क्यों? क्योंकि यही वो मंडल है जो इन तीनों मंडलों के मिलने से बना है और इसी मंडल में किसकी उत्पत्ति होती है, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जैव मंडल में मेनली ये तीनों मंडल आपके आ जाते हैं। ये जो तीनों मंडल हैं ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं अजैविक संघटक के अंतर्गत आते हैं। तो इन्वायरमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक सी जो है वो आप समझ चुके होंगे, कुछ चीज़ें बेसिक सी आप जान चुके होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है इन्वायरमेंट की परिभाषा और इन्वायरमेंट के जो संघटक हैं यानी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर हम बात करें पर्यावरण और मानव के बीच में, तो पर्यावरण और मानव का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। देखिए, मानव की भूमिका पर्यावरण के साथ हमेशा बदलती रही है, हमेशा एक जैसी नहीं रही। अगर एक जैसी रहती तब बात कुछ अलग होती। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं पहले के मनुष्य की, यानी वो मनुष्य जो पाषाण काल में था, वो मनुष्य जो पाषाण काल में था, मेनली पुरा पाषाण काल में। फिर एक मनुष्य आया जो मध्य पाषाण काल में आया। फिर एक मनुष्य आया जो नव पाषाण काल में आया, नव पाषाण काल में आया। फिर एक मनुष्य आया जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक मानव, आधुनिक मनुष्य। देखिए, मनुष्य का रूप इस तरीके से परिवर्तित होना शुरू हुआ। जो पुरा पाषाण काल था, यानी एक तरीके से जो प्रीलिथिक पीरियड था, एक ऐसा समय जब मानव की उत्पत्ति हुई, तो सबसे शुरू में मानव ने पत्थर वगैरह का यूज करना शुरू किया। इस समय केवल मानव जो तलाश में रहता था वो रहता था भोजन की, और वो भोजन के लिए ही पर्यावरण पर इफेक्ट डालता था। कहने का मतलब उसे जो खाना होता था तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त कर लेता था। लेकिन केवल वो उस समय का मानव जो था वो केवल कुछ लेता नहीं था, साथ साथ देता भी था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसने कोई फल खाया तो उसके बीज को कहीं पर फेंक दिया, वो पर्यावरण में दोबारा बढ़ा। स्थिति बड़ी लिमिटेड थी, बहुत आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को प्राप्त करता था मनुष्य, तो पर्यावरण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। आगे चल करके जब मध्य पाषाण काल आया, तब आप एक स्थिति जानते हैं कि एक ऐसी स्थिति आई जब मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू तो हुआ, हालांकि उद्देश्य कुछ अलग था। पशुपालन का उद्देश्य ये रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, कि एक तो मनुष्य ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से पशु पाले होंगे, और आप जानते हैं सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। तो या तो एक सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरा शिकार की सहूलियत से, यानी आसानी से शिकार किया जा सके। किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए कुत्ते जो हैं वो उस समय शिकारी की भूमिका निभाते होंगे। तो इस तरीके से मानव ने क्या करा, कुछ पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और इस तरीके से मैं मान सकता हूँ ये मानव का पर्यावरण में पहला हस्तक्षेप था, जब मानव से कुछ जानवरों को इस समय भी स्थिति ज्यादा बदली नहीं। हाँ, कुछ हद तक मानव ने रूपांतरित करने का प्रयास किया पर्यावरण को। आगे चल करके जब नव पाषाण काल आया, तब ऐसे में कृषि इसकी शुरुआत हो गई। मतलब आप सोचिए, नव पाषाण काल में
इंसान ने कृषि भी शुरू कर दिया। अब जब किसानी इंसान ने शुरू करी तब इस कंडीशन में क्या हुआ, वो ज़्यादा अनाज पैदा करने लगा, अनाज को अपने पास रखने लगा, उसको संचित करने लगा। ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए उसने वनों को काटना शुरू कर दिया। इन दोनों स्थिति में एक बड़ा अंतर ये था, इस समय का जो मानव था वो उतना प्रयोग करता था पर्यावरण का जितना उसे ज़रूरत होती थी। लेकिन यहाँ नवपाषाण काल में जब कृषि आ गई तो उसने फिर अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों से मानव जुड़ता चला गया। जब आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा तब उसने अनाज को पैदा किया और अनाज को मार्केट में बेचा भी, और जिसके चलते जो उसका छोटा सा हस्तक्षेप था वो काफ़ी व्यापक हो गया और बड़ा हो गया। बस यहीं से पर्यावरण का दोहन शुरू हो गया। लेकिन ये जो पर्यावरण के दोहन की स्थिति थी इसे भी हमारी प्रकृति झेल जाती। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रकृति की क्षमता थी वो इतनी थी कि वो प्रकृति परावर्तित नहीं होती। जैसे कि आज आप देख रहे हैं पेंडेमिक फैल रहा है, कोरोना पेंडेमिक फैला, इसके अलावा और जो चीज़ें प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी हमें दे रही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आधुनिक मनुष्य आया तो आधुनिक मनुष्य के पास क्या है, तकनीक है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य के पास तकनीक है, तकनीकों में मशीनें हैं। तो ये जब मशीनीकरण हुआ, आधुनिकरण हुआ मानव का, एक तरीके से समाजीकरण हुआ, आर्थिककरण हुआ, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ा पर्यावरण पे, खास करके औद्योगिकरण से। मानव ने औद्योगिकरण किया, जो दोहन की गति थी वो काफ़ी तीव्र हो गई और पर्यावरण बहुत जल्दी से जो है वो आपका परिवर्तित होता चला गया, सकारात्मक रूप से नहीं बल्कि नकारात्मक रूप से। आप सोचिए, अगर आप किसी वृक्ष से रोज के 1 या 2 फूल तोड़ें तब ऐसे में पेड़ को ये भी पता नहीं चलेगा कि उससे फूल कम हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि आप आवश्यकता के अनुसार उससे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप रोज के जाकर के उसके फूल पत्ते एक ही दिन में जाकर के सब तोड़ लें तो हो सकता है उस मार्ग को वो पौधा झेल भी ना पाए, वो दोबारा फूल दे भी या ना दे इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो इसी तरीके से हमारी प्रकृति है, हम प्रकृति से उतना ही प्राप्त करें जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हों। हाँ, विकास करना अच्छी बात है, माना कि विकास के लिए ज़्यादा दोहन की आवश्यकता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम विकास के लिए इतना दोहन कर दें कि पर्यावरण की जो वहन क्षमता है वही खत्म हो जाए, जैसे कि फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। जब प्रकृति की वहन क्षमता खत्म हो जाती है उसके बाद में ही ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। मेनली जैसे विभिन्न प्रकार के डिजास्टर्स आते हैं, पेंडेमिक आते हैं, बीमारियां आ जाती हैं या भूकंप हुए, इस प्रकार की घटनाएं हमें तभी देखने के लिए मिलती हैं जब मानवीय गतिविधियां पृथ्वी की वहन क्षमता से ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के, यानी पर्यावरण और मानवीय संबंध को लेकर के कुछ विचार सामने आते हैं हमारे, जिसमें एक की हम बात करते हैं जिसे कहा जाता है डिटर्मिनिज्म। ठीक है, डिटर्मिनिज्म का मतलब आप समझते होंगे, इसे बोला जाता है नियतिवाद। ठीक है, ये एक विचार है और इसे कहा जाता है आपका नियतिवाद। इसे फैटलिज्म भी बोलते हैं या इसे डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, या जिसे कहा जाता है आपका नियतिवाद। एक दूसरा है जिसे बोलते हैं पॉसिबिलिज्म या इसे कहा जाता है संभववाद। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, संभववाद। अब दोनों विचारों को पहले समझिएगा। नियतिवाद क्या कहता है? देखिए, नियतिवाद में पर्यावरण को यानी हमारी प्रकृति को ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है और जो मानव है उस मानव को कम शक्तिशाली माना गया है। मैं कहूँगा ये जो विचार था नियतिवाद, ये कहीं ना कहीं उस मानव के लिए था जो मानव पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में हमें दिखाई दे रहा था। उस समय रियल में प्रकृति ज़्यादा शक्तिशाली थी, मानव शक्तिशाली नहीं था। मानव चाह करके भी प्रकृति को नहीं बदल सकता था। लेकिन आगे चल करके विचारधारा आई संभववाद की। संभववाद क्या कहता है कि नहीं, मानव जो है वो शक्तिशाली है और वो पर्यावरण से उसकी सीमा निर्धारित नहीं होंगी। पहले वाले के लिए क्या था, जब नियतिवाद बात करता है तो वो ये कहता है कि पर्यावरण, हमारी प्रकृति मानव की सीमाओं को निर्धारित करने में सक्षम है। लेकिन संभववाद क्या कहता है, नहीं, मानव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, पर्यावरण भी, हमारी प्रकृति भी उसकी सीमाओं को निर्धारित नहीं कर सकती, इसे नहीं रोक सकती। थोड़ा सा समझिएगा, मैं इसको अंतर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये डिटर्मिनिज्म जो है यानी जो नियतिवाद की अवधारणा है, जो थीसिस है, ये किसने दी? हम्बोल्ट एंड रिटर ने दी। तो ये ध्यान रखिएगा, भूगोलवेत्ता हैं आपके हम्बोल्ट और रिटर, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये हम्बोल्ट और रिटर के द्वारा दिया गया था। जबकि ये पॉसिबिलिज्म जो है ये किसने दिया था? ये दिया था विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास, ये नाम याद रखिएगा। तो ये वाली थीसिस इन्होंने दी थी और ये वाली हम्बोल्ट और रिटर ने जो है वो इसका समर्थन किया। ये क्या कहता है? इन्वायरमेंट
determines ह्यूमन एक्टिविटी, यानी पर्यावरण मानव की क्रियाओं का एक निर्धारक है। कहीं ना कहीं जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको निर्धारित करने का काम पर्यावरण करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, आप सोचिए, आप उद्योग धंधे या मेनली बहुत सारी चीज़ें कहीं ऐसे क्षेत्र में जाके नहीं लगा सकते जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर वायु नहीं है। आप सोच करके देखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। या मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल बर्फ़ में रह सकते हैं, या आप कहूँ मैं आपसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है आप वहाँ पर रह सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, आज का मानव भले ही रह सकता है, बट पहले जो पूरा पाषाण काल और जो बात थी मध्य पाषाण काल की, उस समय का मानव नहीं रह सकता था। वो ध्रुवों पे जाकर के रह पाता है, पॉसिबल नहीं था। वो इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके पास इस तरीके के आज के जो तकनीकी रूप से सामने आए हुए हीटर्स वगैरह हैं वो उसके पास तो नहीं थे ना। लेकिन आज हमारे पास तकनीक है तो हम पर्यावरण से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। पर्यावरण का कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है जिसे हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, आज हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम नियतिवाद की बात करते हैं तो नियतिवाद क्या कहता है कि पर्यावरण जो है वो मानवीय गतिविधियों का निर्धारक है, वो उसको निर्धारित करता है। अगला क्या कह रहा है, पीपल लिव एंड डेवलप इन रीजन्स वेयर देयर इज ए टेम्परेट क्लाइमेट। मतलब समझ रहे हैं इसका, टेम्परेट क्लाइमेट, समशीतोष्ण जलवायु। मेनली ये कह रहा है कि मानव वहां पर रह सकता है, वहां पर विकास कर सकता है जहां की जलवायु समशीतोष्ण है। यानी ना ही वो बिल्कुल ठंडे क्षेत्र में रह सकता है और विकास कर सकता है, और ना ही वो बिल्कुल गर्म क्षेत्र में कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है ना कि पर्यावरण ने मानव की क्रियाओं को, उसकी गतिविधियों को क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया कि वो ऐसे क्षेत्र में रहेगा जो उसके अनुकूल है। अगली बात क्या करती है, ह्यूमंस डोंट लिव इन हॉस्टाइल एरिया। हॉस्टाइल एरिया का मतलब समझते हैं, प्रतिकूल क्षेत्र। मानव वहां पर नहीं रह सकता जो प्रतिकूल एरिया है, यानी जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है या जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पर नहीं रह सकता। इसके बाद द अर्थ डिटरमाइंस वेयर ह्यूमंस डेवलप स्टफ। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी ही यह निर्धारित कर सकती है कि जो मानव है वो कहाँ पर रहेगा और कहाँ पर अपने सामान, उद्योग धंधे, इन सब चीज़ों को वो डेवलप करेगा, विकसित करेगा। ये वाली बात कुछ हद तक सही लगती है, लेकिन मैं कहूँगा प्रेजेंट टाइम में आप आज जिस आधुनिक मानव को देख रहे हैं उसके लिए ये बातें सही नहीं हैं। भाई उस समय सही था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में ये बातें सही हैं कि उस समय का मानव, तकनीक नहीं थी, मोटे कपड़े नहीं थे कि वो ठंडे क्षेत्र में रह ले, हीटर नहीं थे, ये सब चीज़ें नहीं थी कि भाई एसी नहीं थी उसके पास कि वो गर्म क्षेत्र में रह ले, वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो नियतिवाद की अवधारणा अपनी जगह सही थी, लेकिन ये किस मानव के लिए थी? ये उस मानव के लिए थी जो पहले था, जिसके पास तकनीक नहीं थी। इसके आगे चल करके एक नई अवधारणा आई और वो आई संभववाद। पॉसिबिलिज्म की अवधारणा आती है। वो क्या कहती है कि नहीं, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, प्रकृति अब मानव की क्रियाओं को, गतिविधियों को निर्धारित नहीं कर सकता। पर समझिएगा, ह्यूमंस आर नॉट लिमिटेड बाय द इन्वायरमेंट। मानव जो है वो पर्यावरण के द्वारा निर्धारित नहीं है, उसकी सीमा नहीं बांधी जा सकती है। वी आर स्मार्ट इनफ टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंट टू सूट अवर नीड्स। यानी मानव इतना स्मार्ट है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के अनुकूल बन सकता है या पर्यावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। मेरी बात को समझिएगा, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अगर मानव को आज ज़रूरत है कि उसे ध्रुवों पर रहना है, उसे बर्फ़ वाले क्षेत्र में रहना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास क्षमता है, वो ऐसा मकान बनाएगा जिसमें हीटर्स होंगे, वो आराम से वहाँ पर रहेगा। वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार पर्यावरण को अपने अनुकूल बना लेगा, ठीक है, वो इस तरीके से कर लेगा। तब मैं कहूँगा कि हाँ, मानव जो है वो पर्यावरण से ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। वी इरिगेट डिजर्ट्स इनटू फार्म्स। मतलब अगर खेत है, कृषि है और बिल्कुल डिजर्ट है, रेगिस्तान है, तो पहले वहाँ पे खेती नहीं हो सकती थी, बट अभी क्या कर सकता है, वो सिंचाई करके खेती कर सकता है, क्योंकि अब सिंचाई के साधन है। पहले क्या होता था, आपका बारिश वगैरह पे चीज़ें निर्धारित होती थी। तो आज का मानव क्या कर सकता है, वो क्षेत्र जो बिल्कुल रेगिस्तानी भूमि है, जहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ खेती नहीं की जा सकती, वहाँ पर भी सिंचाई करके खेती की जा सकती है। मानव के पास ये क्षमता है। एयर कंडीशनिंग अलाउज मोर डेवलपमेंट इनटू हॉट रीजन्स। जो बहुत गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर भी मानव रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, आज एयर कंडीशनिंग है, मेनली वातानुकूलन की क्षमता है। ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब चीजें देख करके लगेगा कि अब मानव की कोई भी एक तरीके से निर्धारक सीमा नहीं है। पहले थी, अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं नियतिवाद और नवनियतिवाद, नियतिवाद और संभववाद,
दोनों ही अवधारणाएं अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन नियतिवाद ज़्यादा अच्छी बैठती है, ज़्यादा फिट बैठती है पहले मानव के लिए, जब मानव तकनीक से युक्त नहीं था। अब संभववाद ज़्यादा सही बैठती है जब मानव तकनीक से युक्त हो चुका है। इसके बावजूद भी एक नया विचार हमारे सामने आया जिसे कहा जाता है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद। नवनियतिवाद क्या कहता है, इसको समझिएगा। नवनियतिवाद में दोनों ही अवधारणाओं को स्वीकार किया जाता है, यानी दोनों ही का मतलब हुआ नियतिवाद को भी और संभववाद को भी। नवनियतिवाद, ठीक है, या जिसे क्या कहा जाता है, आपका न्यू डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। ये कहता है कि न मानव सर्वोच्च है न पर्यावरण सर्वोच्च है, यानी कुछ हद तक इन्वायरमेंट मानव की गतिविधियों को निर्धारित करता है, लेकिन मानव अपनी तकनीकों के माध्यम से पर्यावरण को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी ये जो विचारधारा है ये दोनों को ही दर्शा रही है कि पर्यावरण भी शक्तिशाली है और मानव भी शक्तिशाली है। मानव अगर आवश्यकता के अनुरूप पर्यावरण का दोहन करे तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मानव ज़्यादा जो है वो दोहन करेगा तो ऐसे में पर्यावरण की स्थिति बिगड़ सकती है, पर्यावरण का अंत हो सकता है, पर्यावरण नष्ट हो सकता है। नवनियतिवाद की अवधारणा में यह आता है। तो इसी अवधारणा से एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा विकास जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा, देखिए मैंने ये तो कहा कि विकास करने के लिए प्रकृति का दोहन आवश्यक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम विकास करने के लिए इस प्रकृति का इतना दोहन कर लें कि आने वाली पीढ़ी जो है वो खत्म, उसका जीवन ही जो है वो दुष्कर हो जाए, उसका जीवन भी जो है वो ना रह पाए। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि हम पृथ्वी से खनिज पदार्थों को प्राप्त कर लें, पेट्रोलियम पदार्थों को प्राप्त कर लें, तेल वेल सब यूज कर लें, आने वाली पीढ़ी विकास कर लें, हम कार डेवलप कर लें, ऐसी कारें डेवलप कर लें जो हवा में उड़ने वाली हों, पेट्रोल से चलती हों, बट पेट्रोल ख़त्म हो जाए, अब से 200 साल बाद पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए। सोचिए, तो ऐसे क्या फ़ायदा कि जो आने वाले बच्चे हों वो बेचारे साइकिल पे घूमें। आप सोचिए, आज तो हमने उद्योग लगा करके अपनी सब आवश्यकताएं पूरी कर ली, ठीक है, लेकिन हमने इस वातावरण को इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया कि आने वाले बच्चों को ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा करके घूमना पड़े। तो क्या मतलब ऐसे विकास का? तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो आगे तक चलता रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम पृथ्वी पर यानी इस प्रकृति पर, इस इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें। इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता है रुको और जाओ। रुको और जाओ का मतलब आप समझते हैं, रुको और जाओ यानी पृथ्वी का थोड़ा दोहन करो, उसके बाद रुको कुछ समय, दोबारा से पृथ्वी को विकसित होने दो, उसके बाद में फिर से उससे जो है वो कुछ लो। ये वाला जो विचार है यही जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, यानी सतत विकास से। तो 3 अवधारणाएं मैंने आपसे चर्चा करी, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। नियतिवाद क्या कहता है, पर्यावरण के द्वारा मानव की सभी सीमाएं निर्धारित होती हैं, यानी पर्यावरण ज़्यादा शक्तिशाली है मानव से। लेकिन संभववाद क्या कहता है, नहीं, मानव इतना सक्षम है कि वो पर्यावरण से निर्धारित नहीं हो सकता, उसकी गतिविधियाँ पर्यावरण से निर्धारित नहीं हो सकती, प्रकृति से निर्धारित नहीं हो सकती। नवनियतिवाद क्या कहता है, वो दोनों ही सिद्धांतों को कुछ हद तक स्वीकार करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इसी विचारधारा से हमारे सामने आया है। ये बात याद रखिएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाई हैं वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। कुल मिलाकर के मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ जो चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस की है। मैंने बात करी इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, जैविक और अजैविक संघटकों के बारे में, क्या क्या होते हैं, फूड चेन में किस तरीके से प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, एंड आपके जो डिकम्पोजर होते हैं यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, अपघटक हैं, उनके बारे में हमने बात करी। उसके बाद पर्यावरण मानव संबंध के बारे में बात करी, और वहाँ पर नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद की बात करी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, और उसके बाद हम जो आगे चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगर कोई किसी को समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ों को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद। सो गाइस आज इतना रखते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।